जय हिंद दोस्तों, क्विक रिवीजन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में नर्मदा नदी है। हो सकेगा तो पार्ट 1 में ही या फिर 2 पार्ट में नर्मदा नदी के से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कवर कर लेंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप 2x मोड पर लगाकर इसको रिवीजन आसानी से कर सके। एग्जाम से पहले अगर इस वीडियो को 2x मोड पर लगाकर 1-2 बार अगर आपने सुन भी लिया, इससे आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, खुद से रिवीजन करने का मन नहीं करता, उस वक्त आप लोग को सिर्फ फोन खोलना है, 2x में लगाना है, इस वीडियो को सुन लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो है गंगा नदी तंत्र, जबकि मध्य प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी का लगभग अपवाह क्षेत्र 25,903 किलोमीटर स्क्वायर है। यह डाटा हो सकता है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाए, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इस अपवाह क्षेत्र का 89.9% मध्य प्रदेश में और बाकी का जो 10.1% है वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र, बिल्कुल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा और दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में? 89.9। फिर आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो नर्मदा नदी है ये सबसे पहले मध्य प्रदेश के बाद ये बेटा किसमें? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। यानी नर्मदा नदी कितने राज्यों से बहती है? 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये जो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है सर? अनूपपुर में कौन सी तहसील है बेटा? पुष्पराजगढ़ तहसील। और पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक आता है। अमरकंटक की टोटल ऊंचाई 1124 मीटर है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी अमरकंटक में नर्मदा कुंड या इसी नर्मदा कुंड को कपिला कुंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपिला कुंड। तो इस नर्मदा कुंड या कपिला कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो अमरकंटक है मध्य प्रदेश की चौथी सबसे ऊंची, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची धूपगढ़ है 1352। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सर वो चौरागढ़, कितनी ऊंचाई है? 1326। मध्य प्रदेश की थर्ड हाईएस्ट पीक जो है सिद्ध बाबा की चोटी 1172 और मध्य प्रदेश की चौथी सबसे ऊंची चोटी है 1124 मीटर अमरकंटक की। फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अमरकंटक में मां नर्मदा को समर्पित बहुत सारे मंदिर है। लगभग 16 ऐसे मंदिर है अमरकंटक में जो देवी नर्मदा को समर्पित है और इन मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि नर्मदा जो है 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जबकि इसका जो अपवाह क्षेत्र है यानी वो एरिया जहां से नर्मदा की सहायक नदियां आती है वो है 4, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी बेटा नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है, क्योंकि नर्मदा नदी की 41 ट्रिब्यूटरी है, 41 सहायक नदियां, और 41 में से कुछ सहायक नदियां बेटा राजस्थान से भी आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी 3 राज्यों से बहती है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र 4 राज्यों में है और चौथा राज्य है राजस्थान। ठीक, चलिए अगला पॉइंट ध्यान सुनिएगा बेटा, नर्मदा नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है वो वृक्षाभ प्रकार का है। किस प्रकार का? वृक्षाभ या डेंड्राइटिक। अब ये वृक्षाभ प्रकार का अपवाह प्रतिरूप कहने का मतलब आप देखेंगे बेटा, अगर आप सैटेलाइट से नर्मदा नदी और उसके सहायक नदी को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पेड़ है, इसलिए बेटा इसके ड्रेनेज पैटर्न को वृक्षाभ या डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1077। एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा, अगर हम देश की 5 सबसे लंबी नदियों की बात करें तो उसका जो ट्रिक है वो है GGKYN। क्या है? GGKYN। जी का मतलब है गंगा। ये गंगा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है? 25, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, भारत, 25 किलोमीटर। फिर भारत की जो दूसरी लंबी नदी है वो है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। भारत की तीसरी GGK से आ जाएगा कृष्णा, 1400 किलोमीटर। चौथी सबसे लंबी नदी यमुना, 1376 किलोमीटर। और 5वीं सबसे लंबी नदी है सर नर्मदा, कितने किलोमीटर? 1372 किलोमीटर। यानी नर्मदा देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें बेटा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, तो गंगा नदी तो हिमालयन नदी है, क्योंकि इसका उद्गम हिमालय से होता है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। इसी तरह यमुना नदी भी हिमालयन रिवर है, क्योंकि इसका भी उद्गम हिमालय से होता है,
होता है तो इसको भी हटा दे, यानी बाकी की जो 3 नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी आ जाएगी सर गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी आ जाएगी कृष्णा, और प्रायद्वीपीय नदियों में तीसरी सबसे लंबी नदी आ जाएगी नर्मदा। यानी नर्मदा देश की 5वीं सबसे लंबी नदी, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय नदियों में तीसरी सबसे लंबी नदी, और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली। ये जो बाकी की चारों नदियां बेटा वो इस तरह बहती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व। नर्मदा इस तरह बहती है, यानी ईस्ट से वेस्ट, और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी हो जाती है नर्मदा। यानी एक बार फिर सुनिएगा, नर्मदा देश की 5वीं सबसे लंबी नदी, पेनिनसुलर रिवर में तीसरी सबसे लंबी नदी, और ईस्ट से वेस्ट पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी हो जाती है। यानी इसका कोड वर्ड आता है बेटा 531। क्या? 531। देश की 5वीं सबसे लंबी नदी, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तीसरी सबसे लंबी नदी, और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी नर्मदा हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान सुनिएगा। ये जो नर्मदा नदी है तो कुल लंबाई 13-12, मध्य प्रदेश में कितनी है बेटा? 1077। इसके अलावा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की लगभग 35 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी? 35। और महाराष्ट्र गुजरात की 39 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसके अलावा नर्मदा नदी गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे और वीडियो पॉज करके भी एक बार बोल दीजिएगा। टोटल लंबाई 13-12, मध्य प्रदेश में 1077, 35 किलोमीटर की मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा, 39 किलोमीटर की महाराष्ट्र गुजरात की सीमा। गुजरात में कितनी लंबी है? 161 किलोमीटर। तीनों चारों को जोड़ेंगे बेटा आपको पूरी लंबाई 13-12 किलोमीटर आ जाएगी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की भी लाइफ लाइन कही जाती है। ये भी पॉइंट ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलिए, नर्मदा नदी को के बहुत सारे एंशिएंट नेम या प्राचीन नाम आते हैं। जैसे नर्मदा नदी को रेवा नदी कहते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में पहाड़ी से होता है, और अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल माउंटेन रेंज में बसा हुआ है, इसलिए इसे मैकाल सुता, सुता का मतलब होता है बेटी, तो रेवा भी कहते हैं, मैकाल सुता। नर्मदा नदी को शिवपुत्री, शिव तनया या शंकरी भी कहते हैं। तनया बेटी का ही पर्यायवाची है, तो शिवपुत्री बोल के शिव तनया भी बोल सकते हैं। इसे शंकरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी को, किस नदी को शंकर की पुत्री नर्मदा, किस नदी को शिव की पुत्री तो नर्मदा, सूर्य की पुत्री ताप्ती, और पृथ्वी की पुत्री माही नदी को कहा जाता है। इसके अलावा बेटा इसे सोमो देवी भी कहते हैं। पुण्य सलिला यानी ऐसी नदी जिसमें नहाने से पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य सलिला। और कौन सी नदी को पुण्य सलिला कहते हैं? नर्मदा नदी को। नामो दोष भी किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को। ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारत में एक ज्योग्राफर हुआ करते थे, विदेशी भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामदोष कहा है, और टालमी के द्वारा ही सो नदी को सोवा नदी भी कहा गया। ठीक हो गई इतनी बातें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ ध्यान से सुनिएगा। ये जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब ये भ्रंश घाटी क्या है बेटा? जो डिटेल क्लास था नर्मदा में उसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ज्योग्राफी में आप भ्रंश घाटी के बारे में पढ़ते, बस इतना ध्यान रखें कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो बीच में जो दरार बनती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। यही कारण है कि नर्मदा नदी बाकी नदियों के विपरीत पूर्व से पश्चिम और भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाकी नदियों के विपरीत जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है, इन दोनों का कारण ही क्या है? भ्रंश घाटी है। चूंकि क्विक रिवीजन वीडियो है बेटा, इसलिए एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, भ्रंश घाटी क्या होता है, क्यों भ्रंश घाटी में बहती है, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बेटा कि नर्मदा नदी के अलावा ताप्ती नदी भी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, इसके एक तरफ विंध्याचल और दूसरी तरफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। फिर अगला पॉइंट ध्यान सुनिएगा, नर्मदा नदी के द्वारा बहुत सारे जलप्रपात वाटरफॉल भी बनाए जाते हैं। सर नर्मदा नदी के द्वारा कौन कौन से वाटरफॉल बनाए जाते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके द्वारा अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये पांचों जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा अमरकंटक में ही किया जाता है। जबकि धुआंधार वाटरफॉल बेटा ये वर्ल्ड फेमस है, जबलपुर के भेड़ा घाट में है। सफेद संगमरमर की वादियों से नर्मदा नदी बहती है और भेड़ा घाट में जो धुआंधार वाटरफॉल है यहां इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जाता है 18 मीटर की ऊंचाई। कितनी? धुआंधार वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। इसके अलावा मांधाता और दर्दी जलप्रपात खंडवा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा दो जगह बनाया जाता है, एक तो बनाया जाता है बेटा महेश्वर में और दूसरा बनाया जाता है मंडला में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के द्वारा सहस्त्रधारा जलप्रपात कितनी जगह बनाया जाता है? मेरे साथ बोले दो जगह, एक है महेश्वर और दूसरा है मंडला। एक और वाटरफॉल है बेटा जिसका नाम है जरवानी जलप्रपात। ये
जरवानी जलप्रपात भी नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात में बनाया जाता है। याद रह जाएगी इतनी बातें बेटा। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान से समझते हैं। इस मैप में भी आप लोग देख सकते हैं कि नर्मदा नदी के द्वारा अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, समूह धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा वाटरफॉल का निर्माण। फिर जैसे ही मंडला में आती है सहस्त्रधारा वाटरफॉल, भेड़ाघाट में धुआंधार वाटरफॉल, खंडवा में बेटा मानधाता दर्दी वाटरफॉल, महेश्वर में भी सहस्त्रधारा वाटरफॉल, यानी एक सहस्त्रधारा वाटरफॉल महेश्वर में और दूसरा सहस्त्रधारा वाटरफॉल आपको मंडला में देखने को मिलता है। जबकि गुजरात में कौन सा वाटरफॉल है? जरवानी जलप्रपात। ध्यान रखिएगा। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, धुआंधार वाटरफॉल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन मिनी धुआंधार किस जलप्रपात को कहते हैं, तो टोनघाट, टोनघाट जलप्रपात को मिनी धुआंधार कहते हैं। ये कहां पे है? नरसिंहपुर जिले के बरहेटा ग्राम पंचायत में है। और किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? सेर नदी के द्वारा। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। यहां पे आप देख भी सकते हैं मिनी धुआंधार कहां पे है बेटा? टोनघाट जलप्रपात को मिनी धुआंधार कहते हैं। कहां पे है? नरसिंहपुर जिले के बरहेटा ग्राम पंचायत में। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? सेर नदी के द्वारा। और कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार इस मिनी धुआंधार नाम के जलप्रपात के पास पांडवों ने अपने कुछ एक्साइल लाइफ यानी अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तब हमारा आंसर होगा गणेश बाग, जो कि चित्रकूट में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदियां। नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। अब इन 41 सहायक नदियों में ध्यान से सुनिएगा, नर्मदा नदी की टोटल कितनी सहायक नदियां? 41 सहायक नदियों में 22 तो बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं और 19 दाएं तरफ की सहायक नदियां। अब 22 बाएं तरफ की सहायक नदियां और दाएं तरफ की सहायक नदियां क्या होता है, इसको डिटेल में मैंने बेटा आप लोग को जो डिटेल जो कोर्स होता है, जो लाइव क्लास होती है, उसमें मैंने समझाया। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है, आपको समझाना नहीं, आपको रिवाइज कराना। मैं डिटेल में समझा चुका हूं। डेली लाइव क्लास होती है 9 PM में। अब बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और 19 तरफ की 19 दाएं तरफ की कौन कौन सी सहायक नदी है, इनको भी मैंने ट्रिक से पढ़ाया है। पर यहां पे केवल नाम सुन लीजिए। कौन कौन सी है बाएं तरफ की? एक है बेटा सेर। क्या है? सेर। अब कहानी भी सुन लीजिए आप भी। सेर क्या हो गया बेटा? शेर के बाल झड़ गए, यानी शेर गंजा हो गया। क्या हो गया? शेर गंजा हो गया। गंजा हो गया मतलब उसका सर कैसा हो गया भैया? उसमें बाल की फसल नहीं होगी, यानी शेर का सर बंजर हो गया। तो शेर है एक, वो गंजा हो गया यानी उसका सर बंजर हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भैया न्यूट्रिशन अच्छे से लो, तुम दूध पियो। क्या पियो? दूध पियो। शेर कहा कि मुझे दूध पसंद नहीं है। डॉक्टर ने कहा भैया शक्कर डाल के पियो तो अच्छा लगेगा। अब शेर को यह सलाह दी गई। शेर घर आया, अपनी मैडम से कहता है देना। क्या देना? देना मुझे तवा में दूध देना। किस में देना? देना मुझे तवा में दूध। एक बार फिर से सुन लो। शेर है, शेर के बाल झड़ गए, गंजा हो गया यानी उसका सर बंजर हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा दूध पियो। शेर ने कहा दूध पसंद नहीं के है। डॉक्टर ने कहा शक्कर डाल के पियो। घर आता अपने मैडम से कहता है देना। क्या देना? मुझे तवा में, जो रोटी बनाने का तवा होता है उसमें दूध देना। और दो वैसे भी याद रखिएगा, सुक्ता और गोई। ये सुक्ता और गोई भी किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की ही सहायक नदियां। याद रह जाएगा। ये किधर की है? बाईं तरफ की। एक बार फिर भी सुन लो यार, बाईं तरफ का कहने का मतलब नर्मदा इधर प्रवाहित होती है। अब कोई भी नदियों का राइट बैंक और लेफ्ट बैंक निकालना है तो आपको करना क्या है? जिधर नदियां बहती उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। नर्मदा नदी इधर बहती है, मैं इधर तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मेरा ऊपर का ये राइट हैंड है, यानी बेटा ऊपर से जो नदियां आएंगी वो दाएं तट की सहायक नदी कहलाएगी। जबकि नीचे क्या है बेटा? ये लेफ्ट है। क्या है? लेफ्ट। नीचे से जो सहायक नदियां आएंगी वो बाएं तट की। ये जो शेर, बंजर, गंजाल, दूधी, शक्कर, देनवा, तवा, सुक्ता और गोई, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अब दाएं तट की सहायक नदी कैसे याद हो? ध्यान सुनो। जहां शेर होगा क्या वहां हिरण होगा? नहीं भैया, शेर तो खा जाएगा। यानी अगर शेर बाएं तट की सहायक नदियां है तो हिरण कैसा होगा? दाएं तट की, यानी ऊपर से। दाएं तट मतलब ऊपर से आने वाली सहायक नदी है। इसके अलावा बेटा हथनी। जहां शेर वहां हथनी नहीं, क्योंकि भैया हाथी शेर की पट्टी नहीं। जहां शेर होगा वहां ऊंट नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इनका अपना एक मान सम्मान है। मान। अब हमारे मध्य प्रदेश में मान सम्मान तो किसका है बेटा? शहीद आजम चंद्रशेखर का है। ठीक है, तो इतनी याद हो गई। जहां शेर है वहां हिरण नहीं, हथनी नहीं, ऊटी नहीं। इन तीनों का मान सम्मान है। मध्य प्रदेश में मान सम्मान चंद्रशेखर का है। इसके अलावा बेटा चार आप लोग याद भी कर सकते हो। तिंदोली, बरना, चोरल और कोलार। तिंदोली, बरना, चोरल और कोलार। और चोरल नदी के बारे में 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चोरल नदी के द्वारा ही महू में पाताल पानी वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा नहीं। चोरल नदी में महू में मध्य प्रदेश की पहली इंटर रिवर वैली प्रोजेक्ट, पहली नदी अंतर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इतनी सहायक नदियों में टोटल कितनी है? 41 सहायक नदियां। 41 सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो लार्जेस्ट और बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा है, वो है तवा नदी। सर कैसे
याद करेंगे? कुछ लोग होते हैं भैया जो लंबी साइज की बड़ी साइज की रोटी खाते हैं, बड़ी रोटी बनाने के लिए बड़ा तवा चाहिए, तो तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जबकि सबसे लंबी पूछेगा तो हिरण नदी, हिरण लंबी लंबी छलांग लगाता है, तो नर्मदा नदी की लंबी सहायक नदी हिरण और बड़ी सहायक नदी हो जाएगी तवा। ठीक है, चलिए इसके बाद फटाक से हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। बेटा यहां पर देखिए, आप लोग इस मैप में देख रहा होगा मंडला शहर दिख रहा है। अब ये मंडला शहर आप देखेंगे कि नर्मदा नदी मंडला शहर को तीन तरफ से घेर रही है, तो ध्यान रखिएगा चूंकि नर्मदा नदी मंडला को तीन तरफ से घेरती है, यही कारण है कि मंडला को नर्मदा नदी का द्वीपीय शहर आइलैंड सिटी कहा जाता है। और ये जो मंडला है ये नर्मदा और नर्मदा की सहायक नदी बंजर दोनों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश का एकमात्र नदी द्वीप, तब तो हमारा आंसर होगा ओंकारेश्वर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो हो जाएगा माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, असम में है। नर्मदा नदी का द्वीपीय शहर मंडला और नर्मदा नदी का नाभि कुंड पूछेगा तब हमारा आंसर हो जाएगा नेमावर। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा, यह है ओंकारेश्वर की पहाड़ी। अब नर्मदा नदी जैसे ही आती है तो एक ब्रांच नर्मदा नदी के पीछे से चल जाती है, दूसरी ब्रांच नर्मदा नदी की आगे से प्रवाहित हो जाती है। आगे वाली ब्रांच को तो नर्मदा ही कहते हैं, लेकिन ओंकारेश्वर की पहाड़ी की जो पीछे वाली ब्रांच है उसे कावेरी कहा जाता है। यही कारण है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा और कावेरी का संगम कहां पे होता है, ओंकारेश्वर में। ये दक्षिण भारत वाली कावेरी नदी नहीं है। ठीक है, चलिए चोरल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की ही सहायक नदी है। अब ये जो नर्मदा नदी है बेटा 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 15 जिलों से। 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, नर्मदा नदी 15 जिलों से प्रवाहित होती है। अब वो 15 जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान सुनिएगा। पहला जिला है अनूपपुर, क्योंकि वहां से निकलती है। दूसरा हो गया डिंडोरी, तीसरा हो गया मंडला। ध्यान रखिएगा मंडला नर्मदा नदी का द्वीपीय शहर है। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित नदी द्वीप ओंकारेश्वर और नर्मदा नदी का नाभिकुंड नेमावर। ठीक है, पहला अनूपपुर, दूसरा डिंडोरी, तीसरा मंडला, चौथा है बेटा जबलपुर। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा बेटा ध्यान रखिएगा पांचवा नरसिंहपुर, फिर अगला आ जाएगा बेटा रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम के बाद हरदा में बेटा ध्यान रखिएगा, हरदा में हांडिया नाम की जगह है, वो नर्मदा नदी किनारे। अगला हो जाएगा देवास, खंडवा, खरगोन, धार के बाद बेटा बड़वानी और अलीराजपुर। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और एक बार रफ में बना लीजिएगा, आपको 15 के 15 डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये क्विक रिवीजन वीडियो है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बेटा मैंने जब लाइव क्लास में पढ़ाया उस वक्त मैंने इस मैप में भी बना के आप लोगों को पूरे डिस्ट्रिक्ट याद कराए हैं। चलिए उसके बाद नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए अगर कुछ प्रमुख शहरों की बात करें तो पहला है अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक। इसके अलावा मंडला शहर भी नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, जबलपुर शहर भी नर्मदा नदी किनारे, नरसिंहपुर भी नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, नर्मदापुरम शहर भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके अलावा दो शहर आप देखेंगे, एक का नाम है हांडिया और दूसरे का नाम है नेमावर। ये हांडिया और नेमावर दोनों बेटा एक दूसरे के सामने बसे हुए हैं, बस फर्क कितना है, एक नदी की इधर है और दूसरा नदी के उस पार है। ये जो हांडिया है बेटा ये हरदा जिले में आता है, जबकि नेमावर ये देवास जिले में आता है। दोनों एक दूसरे के सामने बस हुई हैं, बस बीच में नदी आ जाती है। फिर ध्यान रखिएगा खंडवा जिले में तीन शहर आपको ध्यान रखना है, ओंकारेश्वर, बड़वाह और पुनासा। खंडवा जिले के तीनों शहर बेटा नर्मदा नदी किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा खरगोन जिले के दो बड़े शहर मंडलेश्वर और महेश्वर, ये दोनों नर्मदा नदी किनारे, और बड़वानी जिला साथ साथ शहर भी किस नदी किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे। फिर मैं बता रहा हूं ये क्विक रिवीजन वीडियो है, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूं, डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है जब हमारी लाइव क्लास होती है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं डिटेल वीडियो के लिए। इसके बाद बेटा आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी के किनारे बहुत सारे घाट भी हैं। घाट का मतलब नदी किनारा। कौन कौन सा घाट है? बरमान घाट, तिलवारा घाट, भेरा घाट, ग्वारी घाट, लमेटा घाट, सेठानी घाट, अहिल्या घाट। ये बरमान घाट कहां पे है? नरसिंहपुर में है। और इस बरमान घाट में नर्मदा नदी 7 धाराओं में बढ़ जाती है। बरमान घाट में मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक मेला भी लगता है, जिसे बरमान घाट का मेला कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरमान घाट का मेला किस नदी के किनारे है, सॉरी किस जिले में लगता है? नरसिंहपुर। और कौन सी नदी का घाट है? नर्मदा नदी घाट। बरमान घाट को ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली किसे माना जाता है? बरमान घाट को। इस बरमान घाट के पास ही चौरागढ़ का किला है, जो कि रानी दुर्गावती का राजधानी हुआ करता है। यही कारण है कि रानी दुर्गावती का मंदिर भी आपको बरमान घाट में देखने को मिलेगा। बरमान घाट में आप लोग को हाथी दरवाजा भी मिलेगा, जबकि हाथी फोर्ट दरवाजा ग्वालियर के किले में, हाथी
खाना गुफा पूछेगा तो बाकी गुफा में, और केवल हाथी दरवाजा बरमान घाट में। तिलवारा घाट ये कहां पे है? जबलपुर में, और जबलपुर के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। भेड़ा घाट जबलपुर में है, इसके बारे में तो पूरा पूरा एक टॉपिक ही है। ग्वारी घाट भी जबलपुर में है। लम्हेटा घाट भी भेड़ा घाट के पास है, और लम्हेटा घाट में राजा सौरस डायनासोर के जीवाश्म भी प्राप्त हुए थे। इस लम्हेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। सेठानी घाट नर्मदापुरम में है। अहिल्या घाट बेटा मैसूर में है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे लोकमाता अहिल्याबाई की राजधानी हुआ करता था। और इसी अहिल्या घाट में ध्यान रखिएगा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का दाह स्थल यानी उनकी समाधि स्थल भी है। ठीक होगी इतनी बातें। चलिए, तो इतने घाट है नर्मदा नदी के किनारे। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन भी हैं। अब नर्मदा नदी से संबंधित कुछ प्रमुख नदी द्वीप भी हैं, जैसा कि बेटा ध्यान सुनिएगा। मानकर चलिए नर्मदा नदी है, ठीक है, ये क्या है? नर्मदा नदी। अब इस नर्मदा नदी पे मैंने कोई बांध बना दिया। जैसे ही मैंने बांध बनाया, पीछे नर्मदा नदी का पानी भर जाएगा। अब इस पीछे वाले एरिया में अगर कोई ऊंचा जगह है तो पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि ऊपर बेटा पानी के ऊपर ऐसा नजर आएगा जैसे कोई आइलैंड हो, टापू हो। अब नर्मदा नदी से संबंधित कौन कौन से प्रमुख नदी द्वीप है? तो ध्यान सुनिए, पायली टापू से पहला क्वेश्चन, ये बरगी डैम के बैकवाटर में आता है। बरगी डैम को ही रानी अवंतीबाई सागर भी डैम भी कहते हैं, लेकिन ये पायली टापू सिवनी जिले में आ जाता है। ठीक है, अगला टापू है हनवंतिया टापू, ये खंडवा जिले में है। इंदिरा सरोवर यानी इंदिरा सागर परियोजना के बैकवाटर में है। इसी तरह बोरिया माल भी इंदिरा सरोवर के बैकवाटर में है, और सैलानी द्वीप ओंकारेश्वर डैम के बैकवाटर में है। हनवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है। यहाँ 2016-17 से जल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के जल पर्यटन नीति के तहत विकसित पहला वाटर टूरिज्म एरिया भी हनवंतिया है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। अब नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा पहला कब शुरू हुआ? 11 दिसंबर 2016 से। कब तक चला? लगभग बेटा ये 15 मई 2017 तक चला था। कब तक? 15 मई 2017 तक चला था। कितने दिनों की यात्रा थी? 148 दिनों की। लगभग 3350 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। कितने जिले? 16 जिले। इनमें 15 जिला तो वो है जहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और एक जिला है सिवनी। ध्यान सुनिएगा, सिवनी जिले में नर्मदा नदी तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन नर्मदा सेवा यात्रा में सिवनी को भी कवर किया गया था। जब ये यात्रा खत्म होती है, कब हुई? 15 मई 2017 को। उस दिन नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जीवित नदी का दर्जा प्राप्त करने वाली विश्व की पहली नदी है वांगानुई। दूसरी नदी है बेटा मध्य प्रदेश, भारत की पहली नदी गंगा है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया, और मध्य प्रदेश की पहली नदी नर्मदा है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुछ बेटा नर्मदा नदी से संबंधित रचनाएं हैं, जैसे अगर आपसे पूछे अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। अब नर्मदा से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा बेटा ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। मां नर्मदा का जो पहला चित्र है बेटा वो अमृतलाल बेगड़ के द्वारा ही बनाया गया था। यही कारण है कि अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र कहते हैं। यहां से बेटा जो क्विक रिवीजन वीडियो है नर्मदा नदी का, उसे पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कोई ये मत जज करिएगा कि मार साहब अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, फटाक से एक नजर में बोल गए हैं। ये बेटा मैं समझा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं। हमारी लाइव क्लास होती है 9 PM पर डेली, जिसपे हम लोगों ने डिटेल में इसको इत्मीनान से ट्रिक के साथ कवर किया है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल रिवीजन का है। आप 2x पे लगाइएगा, एक बार सुनिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए हंस रहे मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू एवरीवन।